हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है सर्वे के फील्ड में, इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको यह सीखना है कि भाई टोटल स्टेशन किस आधार पर काम करता है, डीजीपीएस किस आधार पर काम करता है, तो भाई पहले आपको यह सीखना होगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसके अंतर्गत में हम क्या क्या करते हैं। क्लियर? तो पहले इसे बारीकी समझिए। अगर समझ लिए तो भाई टोटल स्टेशन और डीजीपीएस को चलाना फील्ड में बहुत ही मजा आएगा, एकदम फीलिंग के साथ आप चलाएंगे। अगर कोई सर्वेयर इसे समझे बिना अगर टोटल स्टेशन और डीजीपीएस चला रहा है फील्ड में, तो समझिए वो रटा रटाए हिसाब से चला रहा है। अगर कहीं पर गलती भी होगा तो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये सब पढ़ करके आप चलाएंगे ना भाई, तो मजा आ जाता है, क्योंकि वो इसी के आधार पर काम करता है। तो अगर हम आधार को ही समझ लेंगे तो चलाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे काम करता है नहीं करता है वो सारा कुछ है कि नहीं, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये टोटल स्टेशन का जो है ना क्लास अब रियल वाला जो है शुरू हो चुका है, इसीलिए जरा सा भी आपको मिस नहीं करना है किसी भी टर्म को। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पहले बात करेंगे दोस्तों। कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जिसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? साथ में दोस्तों अगर समय बचा तो हम लास्ट में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सर्वेइंग के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सर्वेइंग में किस तरह से काम करता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही मजेदार चीज है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक्चुअली ये ब्रांच है, समझे ना। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 1 घंटा में पूरा समझा देंगे। अगर महीनों भर भी क्लास लेना तो भी खत्म होने वाला ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन फिर भी जो सर्वे के फील्ड में आपको समझने में मदद करेगा उतना चीज तो खैर बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर? दोस्तों, आप रियल लाइन नंबर का नाम तो जरूर सुने होंगे, रियल लाइन नंबर। तो यहां पर मैं एक रियल लाइन नंबर बनाता हूं। ओके, ये देखिए, ये यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? रियल लाइन नंबर है। क्लियर? थोड़ा सा इसको जो है हल्का सा नीचे करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। क्लियर? देख रहे हैं नंबर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रियल लाइन नंबर है। क्लियर? होता क्या दोस्तों, इसमें कहीं बीच में हम लोग जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। अगर दाहिना तरफ जाते हैं तो प्लस में और इधर आते हैं तो माइनस में, यानी इधर प्लस में संख्याएं होती हैं और इधर माइनस में होती है। क्लियर? तो इधर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। इसी तरह से आगे हम एकदम इन्फिनिट तक चले जाएंगे। क्लियर? देखिए, यहां पर एरो इंडिकेट कर रहा है एकदम इन्फिनिट तक, आप जहां तक ले जा पाए। अब बोर्ड मेरा छोटा है तो यहीं तक नहीं ले जाएंगे क्या, लेकिन समझना है आपको उतना दूर तक। क्लियर? देखिए, लाइन का मतलब होता है कि दोनों एंड जो है ना एरो से होना चाहिए। देखिए, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसको हम लोग लाइन बोलेंगे। अगर एक तरफ एरो है इस तरह से तो इसको हम लोग बोलते हैं रे, किरण। ठीक है? क्योंकि यहां पर एक एंड पॉइंट है, उसके बाद इधर एक एरो है, तो ये किरण बोलेंगे इसको। और अगर मान के चलिए दोनों तरफ एरो ना हो तो इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन का टुकड़ा, है कि नहीं। ये हालांकि हम लोग जो है व्यवहारिक जीवन में इसी को लाइन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, रेखा तो ये है एक्चुअल वाला। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जीरो से जब इधर गए तो भाई 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा आपको नहीं समझना है कि भाई केवल 1 2 3 ही होता है। अरे भाई, अगर इसको हम 10 भाग में बांटेंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.5 ये सब भी मिलेगा। यहां पर भाई 0 और 1 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, जिसको आप कल्पना केवल कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी संख्याएं। फिर इसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 या 1.11 1.12, है कि नहीं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो भाई यहाँ पर हम सिंपली इंटीजर में दिखा दिए हैं, लेकिन खैर आपको समझना है बहुत सारी संख्याएं होती है। अब दोस्तों जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो संख्याएं हमें माइनस में लेनी पड़ती है, क्योंकि ये रियल लाइन नंबर है। क्लियर? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर -1, इसी तरह से -2 -3 -4 -5, इसी तरह करते करते हम माइनस इन्फिनिट तक चले जाएंगे।
अब दोस्तों इसी रियल लाइन नंबर को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोल देते हैं इसी चीज को? एक्स एक्सिस। हिंदी में एक्सिस का होता है अक्ष, यानी एक्स अक्ष। क्लियर? जिसमें यहां पर एक जीरो रहेगा और दाहिना तरफ पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव इंटीजर। यहां तक समझ में आया? और दोस्तों अगर हमको नामकरण करना हो तो भाई इधर हम बोल देंगे एक्स। क्या बोल देंगे? इधर वाला जो एंड है एक्स बोल देंगे और इधर को हम एक्स डैश बोल देंगे। तो हम इस एक्सिस को जो है हम एक्स एक्स डैश भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे दोस्तों, एक और हम रियल लाइन नंबर लेंगे इसी टाइप का और उसको जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस रियल लाइन नंबर वाला पर कर देंगे, है कि नहीं? तो चलिए एक और हम रियल लाइन नंबर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी क्या है? एक रियल लाइन नंबर है। अब इसको भी थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं, खा पी के इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर क्या है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना, बीच वाला ये जो पॉइंट, इसको बोला जाता है दोस्तों ओरिजिन। क्या बोला जाएगा इसको? ओरिजिन। यहां तक समझ में आया? और ये जो दोनों लाइन है भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हर तरफ। यहां भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। क्लियर? ये भी रियल लाइन नंबर है तो भाई यहां पर भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, है इधर भी रहेगा। अब नीचे आएंगे तो माइनस में। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? इधर माइनस में, लेफ्ट साइड माइनस, नीचे माइनस। ठीक है, दाहिना साइड प्लस और इधर प्लस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका नामकरण किया गया है वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस या फिर वाई डैश, क्योंकि इस लाइन का इधर वाला जो एंड है हम बोल देंगे वाई और इधर वाला जो एंड है उसको हम बोल देंगे वाई डैश। यहां तो कोई दिक्कत? बी डैश से लग रहा है? नहीं, वाई है। अब दोस्तों यहां पर इतना तो आप समझ गए कि भाई यहां पर दो रियल लाइन नंबर है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों यहां पर एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है? वाई एक्सिस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2D। क्या बोलेंगे? 2D। एक और अगर हम एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर डाल दे इस तरह से तो फिर हो जाता है 3D। अभी यहां पर केवल बात होगा 2D का। पहले हम आपको 2D समझा लेंगे, उसके बाद 3D समझाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको चिंता नहीं करना है। अब दोस्तों यहां पर ये जो 2D यहां पर जो छवि बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से, तो भाई यहां पर 4 हिस्सा यहां पर बन रहा है। एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, 4 हिस्सा बन रहा है ना, और चारों बराबर। इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। हिंदी में चतुर्थांश, यानी एक का चौथा अंश, उसी को बोला जाता है चतुर्थांश। क्लियर? ठीक है, अब नामकरण भी किया गया है। इसको बोला गया है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला गया है? ओहो, वाइट करते हैं। इसको बोला गया है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जो है हम लोग नामकरण किए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? इसी तरह से ये वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर 4 अंश बन रहे हैं और सबका मैंने नामकरण कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब दोस्तों है क्या, यहां पर अब आपको समझना है पोजीशन को। पोजीशन, ठीक है, और मतलब मान के चलिए कहीं पर एक पॉइंट हम लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पर एक हम पॉइंट लिए, देखिए ये वाला पॉइंट। अब बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या पोजीशन है, कैसे हम जानेंगे कि भाई ये पॉइंट कहां पर है? तो उसके लिए जो है यहां पर हम भाई एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल सपोज कि दोस्तों यहां पर जितना यहां पर आप बॉक्स देख रहे हैं ना, स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, सब में समझिए कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यहां पर जो है टीचर साहब पढ़ा रहे हैं। क्लियर? टीचर साहब इधर से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट सब इधर से बैठा हुआ है, बहुत सारा स्टूडेंट है। अब सबका नाम पता हो इस टीचर को ऐसा तो जरूरी नहीं है,
लेकिन यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है इस क्लास में। इधर से जो है ये वाला, इधर से अगर जो वर्टिकल यहां पर जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है कि इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसी तरह से C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, इस तरह से यहां पर 12 कॉलम है। और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो इसको नाम दे दिया गया है R1, R2, R3, R4, R5, R6, इस तरह से। अब है क्या दोस्तों, मान के चलिए कि टीचर को जो है ये वाला स्टूडेंट को उठाना है। कौन स्टूडेंट को उठाना है दोस्तों, यहां पर जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ना, ठीक है, थोड़ा सा जो है ऐसे चंचल टाइप का है, इस स्टूडेंट को जो है टीचर उठाना चाह रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि भाई इस तरह से उठो उठो, सब कोई देख रहा है, वो अगल बगल वाला एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट टीचर क्या बोलेंगे, कौन सा एड्रेस इसको बोल देंगे कि यही बंदा खड़ा होगा, चुटकियों में खड़ा हो जाएगा। कैसे खड़ा होगा, इस बंदे को पता है कि भैया हम कॉलम 9 में और इधर से रो 4 में बैठे हुए हैं। तो टीचर बोलेंगे कि कॉलम 9 रो 4 वाला बंदा खड़ा हो जाओ, तुरंत ही खड़ा हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह का कौन, नो टेंशन, क्योंकि इसी का एड्रेस है। क्या चीज एड्रेस है, C9 और इधर से रो 4। तो यहां पर जो C9 R4 है ना, इस बंदा का, इस स्टूडेंट का क्या है, एड्रेस है। समझ में आया। मान के चलिए कि यहां पर स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको उठाना है, इसको क्या करना है, उठाना है। सोया हुआ है बेचारा, जोर से टीचर चिल्लाए, बोले C4 और R5 वाला बंदा खड़ा हो जाए, है कि नहीं। तो तुरंत जो है सो देखा, अरे हम तो भाई C4 R5 में है, ठीक है। तो तुरंत ये बंदा जो है खड़ा हो जाएगा। तो इसका एड्रेस क्या है, C4 R इधर से 5, यानी कॉलम 4 R5, ये इसका एड्रेस है। तो कुछ इसी तरह से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी से जब रास्ता भटक जाते हैं या नया नया जगह में जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि भाई फलाना आदमी का घर कहाँ है, या फलाना कॉम्प्लेक्स या फलाना जो है ये चीज़ कहाँ पर है। तो बोलता है कि यहाँ से सीधा चले जाओ आधा किलोमीटर या 200 मीटर, 200 मीटर में फिर बायां मुड़ना है, बायां मुड़ के फिर जो है दाहिना मुड़ना है लगभग 100 कदम, और उसी के दाहिना साइड में वहाँ पर बिल्डिंग है और वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, बोलता है ना। उसी तरह से हम लोग सीधा जाते हैं, बायां कटते हैं, फिर दायां कटते हैं, फिर वहाँ देखते हैं वो चीज़ है, समझे ना। तो दोस्तों यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इसी तरह का मामला है। ओके, अब किसी भी पॉइंट का स्थिति दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट है बीच में कहीं पर, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, अरबों खरबों पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है, और उस प्लेन में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु ये वाला है। अब इसका जो है हमें एड्रेस चाहिए, स्थिति चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सिस्टम ये है कि एक्स अक्ष में हम लोग देखते हैं कि भाई कितना दूरी में वो मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि यहां से 3 पर जा रहे हैं, तो 3 के परपेंडिकुलरली हम देख रहे हैं कि भाई ये मौजूद है। क्या बोले हम, 3 के परपेंडिकुलरली, यानी पॉइंट दोस्तों यहां पर है, ठीक है, और परपेंडिकुलरली जो है 3 के सामने यहां पर मौजूद है। और इधर से जब वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं तो 2 के सामने यहां पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस पॉइंट का निर्देशांक जो है ना, इस पॉइंट का निर्देशांक वो हो जाएगा 3, 2। क्या हो जाएगा, 3, 2। क्लियर। मतलब कि एक्स एक्सिस में जो पहले लिखा जाता है ना, वो एक्स एक्सिस वाला वैल्यू लिखा जाता है कि कहां पर वो पॉइंट, मतलब ये वाई अक्ष से जो है कितना दूरी पर है। एक्स एक्सिस वाला जो वैल्यू है ना, वो ये दिखाता है कि ये जो वाई अक्ष है ना, उससे कितना दूरी पर है। तो यहां पर 3 यूनिट दूरी पर है, यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 जो 4, 5 लिया है ना, वो मीटर में हो सकता है, फीट में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, गज में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, बीता में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाला वैल्यू 3 है और इधर वाला वाई एक्सिस वाला वैल्यू है, ठीक है। वाई एक्सिस में जा रहे हैं 2 नंबर पर, ठीक है, तब यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल रहा है। तो इसका, इस पॉइंट का जो निर्देशांक है उसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया। अब यहां पर जो कोऑर्डिनेट 3, 2 है, इसमें भी आपको एक चीज समझना है,
एक क्या है 3 है और एक क्या है 2 है। तो दोस्तों इसमें जो 3 है ना 3, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो 2 है ना 2, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसको प्यार से घरेलू नाम बोलते हैं, क्या पता है, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को घरेलू नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। बस ऐसे ध्यान देना है कि भाई ये जो पहला वैल्यू होता है ना वो होता है एब्सिसा, और दूसरा वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। या फिर सिंपली आप जो है भाई जो जनरल नाम है, ठीक है, स्कूल वगैरह में सब जगह यूज किया जा रहा है कि नहीं, प्रोफेशनल जो नाम है वो है एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। अगर घरेलू नाम बोलना है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है कि नहीं। चलिए खैर, इतना तो आप समझ गए। अब दोस्तों है क्या कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ भाई इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट इधर हम लेंगे तो उसका पोजीशन हम ये जो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अब चूंकि यहां पर दोस्तों 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है और यहां पर प्लस और माइनस वाला भी मामला आ रहा है। यहां पर जो हम लिए 3 ये प्लस में है, ये 2 प्लस में है। अब इस पहला क्वाड्रेंट में आप जो भी वैल्यू लेंगे सारे के सारे प्लस प्लस में ही आएंगे। समझ में आया। यानी कि दोस्तों यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें वैल्यू जो है प्लस और प्लस में ही आपको मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर हम कोई पॉइंट लिए, ये वाला देख रहे हैं, ये कोई पॉइंट है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई पहले एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है, एक्स एक्सिस में देख रहे हैं -2 में है तो यहाँ पर -2 लिखे, फिर कॉमा दिए, फिर देख रहे हैं कि वाई एक्स में यहाँ पर 1 पर है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो मतलब इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट ये है। तो देख रहे हैं कि पहले भाई एक्स एक्सिस वाला जो है सो यहाँ पर हमको लिखना है तो वो माइनस में रहेगा और वाई एक्स वाला तो प्लस में है ही। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों पहला वैल्यू रहेगा माइनस में, दूसरा वैल्यू रहेगा प्लस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसी तरह से आएंगे हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर कैसे हुआ पता है ना, ये परपेंडिकुलरली डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर सीधा सीधी नंबर का हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट वाला भी जो है यहाँ पर हो सकता है, जैसे -2.34 -3 पॉइंट कुछ भी हो सकता है कि नहीं। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं किसमें, अरे भाई ये तो वहाँ गड़बड़ हो गया, ये क्वाड्रेंट में ऐसे ये कैसे हो गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं अगर एक्स एक्सिस में हम कहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लिए, देखिए इसके सिद्धांत में और इसके सिद्धांत में, सपोज कीजिए यहाँ पर आ रहा है। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले हम एक्स एक्सिस वाला देखेंगे -5 तो यहाँ -5 लिख दिए और ये देख रहे हैं कि भाई -6 है तो -6 लिख दिए। क्लियर। तो इस तरफ आप कोई भी कहीं भी कोई भी बिंदु लीजिए, उसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर उसका हम पोजीशन देखेंगे तो भाई माइनस और माइनस में ही आएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा और y का वैल्यू भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इधर भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो भाई एक्स एक्सिस वाला वो प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में रहेगा और ये वाई एक्सिस भाई ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में रहेगा। क्लियर। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर हम बोल दें आपको, ठीक है, अगर बोल दें एग्जाम्पल के लिए कि भाई -4 और 2 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम देख रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया, माइनस में, तो माइनस, ठीक है। और ये y क्या है, प्लस में है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, सेकेंड में है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बोल दें 5 उसके बाद है -2, ओके। अब ये कौन से क्वाड्रेंट हैं, देख रहे हैं कि भाई x का वैल्यू जो है, x कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस में है तो प्लस, ठीक है, और ये क्या है, y का माइनस में है, माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके। किसमें है, फोर्थ में है। क्लियर। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर इसी चीज का जनरल फॉर्म देखा जाए, जनरल फॉर्म, ठीक है, तो x और यहां पर क्या हो जाएगा, y, यानी ये वाला जो है x का वैल्यू है और ये वाला जो है y का वैल्यू है। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर x y होता है। अब दोस्तों
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो x के लंबवत कितना दूरी पर है और y के लंबवत कितना दूरी पर है, इसका मतलब ये हुआ। अब दोस्तों अगर मान के चलिए कोई पॉइंट यहां पर मौजूद है, अगर यहां पर है और इस पॉइंट का मान के चलिए नाम है P। देखिए यहाँ पर जितना भी हम पॉइंट लिए ना सबका कोई नाम होगा, A होगा, B होगा, C होगा, जो कुछ भी होगा वो देना है आपको। मान के चलिए पॉइंट P है, अब इसका कोई निर्देशांक पूछेगा तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस में ये 5 नंबर पर है तो पहले तो भाई यहाँ पर 5 होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर y में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई 0 पर है कि नहीं। और y में भाई ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। y अगर चलेंगे तो भाई 0 से इधर प्लस और इधर माइनस यानी 0 पर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट वो तो x वाला वैल्यू पहले होगा ही होगा और जो y वाला वैल्यू है वो 0 होगा। क्लियर, समझ में आया। और सपोज कीजिए कि y पर कोई एक पॉइंट है, ओके, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले हमको x वाला वैल्यू लिखना पड़ता है, x कोऑर्डिनेट का मान, ओके। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि भाई ना इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है ये पॉइंट, ओके। तो 0 और यहाँ कॉमा लगाएंगे और y एक्सिस में देखने के भाई -3 पर है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से तो y एक्सिस में जो है x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y वाला जो है वो रहेगा। तो इस तरह की यहाँ पर चीजें हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतना से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई भी हम बिंदु लेंगे तो आपको तुरंत बता देना है कि हाँ भाई इसका कोऑर्डिनेट ये है। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचिए तो क्या होगा, तुरंत बताना है। इधर से 1 है, इधर से 5 यानी 1 5, ओके। अगर हम बोलेंगे कि भाई इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताइए, तो भाई -5 और 1 है कि नहीं, एक्स एक्सिस में -5 है और इधर y एक्सिस में 1 है तो -5 1। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर निकल करके आती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, ओके। डिस्टेंस फार्मूला, इसको बैकग्राउंड को थोड़ा जो है यहाँ पर ओके, अरे कहाँ चला गया जी, टेम्पलेट में नन, ओके। चलिए अब दोस्तों यहां पर क्या है, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ओके। जैसे सपोज की दोस्तों कि यहां पर ये देखिए क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये x, इधर x डैश हो गया, ये y और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। क्लियर। मान लेते दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, और इसका निर्देशांक है x1, ठीक है। क्या है, x1 है और y1 है, और एक इधर एक Q पॉइंट है और इसका निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो इसका फार्मूला सिंपल सा है, ठीक है। यानी PQ बराबर हो जाएगा, PQ का जो दूरी है PQ बराबर में हो जाएगा दोस्तों √अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये एकदम सिंपल से फार्मूला है, बस आपको इसे रट लेना है, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से हम ऐसे करके परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर डालेंगे। एक चीज बताइए, अगर इस P का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी ये x1 है। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट देखा जाए दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ ये x1 और साथ में y के टर्म में देखेंगे तो 0 होगा। और अगर यहाँ से परपेंडिकुलरली हम यहाँ पर आएंगे तो भाई Q का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x2, तो x2 बोल सकते हैं, और y में तो 0, ओके। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा। साथ में दोस्तों हम यहाँ से जो है जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस का अगर हम इस तरह से अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो पैरेलल हुए ये वाला, है कि नहीं। तो ये वाला लाइन और ये वाला बराबर हो जाता है, तो भाई जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो दोस्तों ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा,
देखिए यहां से लेकर के, चूंकि ये वाला तो है ओरिजिन, ये 0 0 है, ओरिजिन से यहां पर x2 तक गया है, x का वैल्यू कितना है, x2 है। अब यहां से वैल्यू x2 अगर उसमें से हम घटा देंगे यहां से यहां तक के वैल्यू यानी x1 को, तो सिंपल सी फंडा है कि हमको ये वाला मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर इसमें आप समझिए, ठीक है, कहां गया, इसमें जो हम समझा रहे थे इसमें आइए। जैसे मान के चलिए कि हम एक पॉइंट यहाँ 2 पर लेते हैं, एक 5 पर लेते हैं। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से देख रहे हैं कि 5 है और यहां से देख रहे हैं 2 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब यहां पर 3 यूनिट डिस्टेंस है। कितना है, 3 यूनिट। तो आप गिन भी सकते हैं 1 2 3, बस यही चीज मैं वहां पर जो है बता रहा हूं। क्लियर, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब दोस्तों इसका मतलब कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 है, या फिर ये वाला बोलिए आपकी क्या है, x2 - x1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहां वाला आइए, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस यहां पर कितना होगा, क्योंकि यहां पर अगर इसको देखा जाए ना तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला भी डिस्टेंस हम लेंगे। जैसे यहां पी क्यू है, इसको हम मान लेते हैं r। क्लियर, इसको मान लेते हैं s, इसको मान लेते हैं t। क्लियर। अब दोस्तों यहां से अगर मान के चलिए p का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो है, यहां पर ये वाला पॉइंट पर जो है कोऑर्डिनेट y का क्या होगा, 0 y1 होगा। और अगर इसका देखा जाए, अगर यहां से हम यहां ऐसे मिलाते हैं तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू यहां पर 0 और y का वैल्यू क्या है, y2 है। ओके, y2 है तभी ना q का जो है सो x2 और y2, y में जो है y2 लिखा गया, तो वही चीज वहां पर लिख रहा हूं। अब दोस्तों ये वाला डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस ये वाला होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 - y1 है कि नहीं। y2 में यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो होगा उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये वाला निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये वाला क्या डिस्टेंस है, y2 - y1। अब दोस्तों ये है राइट एंगल ट्रायंगल। हमको डिस्टेंस किसके किसके बीच में चाहिए, p और q के बीच में चाहिए, ये वाला। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप जानते हैं कि भाई जो कर्ण का स्क्वायर हो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो PQ बराबर में रूट अंडर हो जाएगा। PQ जो है, PQ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को इधर ले आए तो रूट अंडर में हो गया, बराबर में हो जाएगा ये PR का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं PR मेरा कितना है, P से लेकर के R तक का डिस्टेंस x2 - x1 है, तो x2 - x1। अब PR का चूंकि, अच्छा यहां पर RR लिखा गया है, सॉरी, ठीक है, RR लिखा गया है, ये P है एक्चुअली, ओके, P है। तो PR की जगह पर x2 - x1 है। अब होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिए। QR का क्या है, QR का भी जो है यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, तो QR की जगह पर y2 - y1 हो जाएगा, y2 - y1, ओके, इसका और स्क्वायर। तो यहां पर दोस्तों यही चीज, तो ये वाला जो चीज आया है ना वही चीज तो यहां पर हम लिखाए हैं। तो ये प्रूफ हो गया एक्चुअली देखा जाए तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस केवल सिंपली आप ये वाला याद कर लीजिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, मतलब कोई भी 2 बिंदु रहेगा, सपोज कीजिए एक बिंदु यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कीजिए मान लेते हैं x1 y1, ओके, यही मान लेते हैं, और एक बिंदु इधर है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है, तो इनके बीच का दूरी भी जो है इस फार्मूला से निकल जाएगा। बस केवल आपको पुट करना है, तुरंत निकल जाएगा। जैसे हम मान के चलिए कि ये जो x1 और y1 का वैल्यू है, ये वाला इधर होगा माइनस में, मान लेते हैं कि माइनस में 5 है और y के तरफ में हम 3 मान लेते हैं, -5 3 है, और इसका हम मान लेते हैं, इसका दोनों माइनस में रहेगा वैल्यू, इधर मान लेते हैं -2 और साथ में y का हम मान लेते हैं 4, ओके, -4। समझ में आया। इसका x1 y1 का वैल्यू -5 3 है और x2 y2 का वैल्यू इतना है। अब डिस्टेंस निकालना है, सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट है m, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, ये है m पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं n। तो mn बराबर में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में यहां पर हम ले रहे हैं mn बराबर में हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देख रहे हैं कि भैया ये x1 का वैल्यू इतना है और x2 का वैल्यू कितना, -2 है, तो x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ब्रैकेट में फिर यहां पर माइनस है। अब यहां पर x1 का वैल्यू कितना है, ये भी -5 है, तो -5 और यहां पर माइनस पहले से है, तो यहां पर कुल मिलाकर के +5 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2,
और y2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर y1 जो है यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर जो है प्लस में है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के -3 होने वाला है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, -2 और 5, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ -4 और -3 यानी कुल मिलाकर के -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, यानी रूट अंडर 58 इतना हो गया, इतना यूनिट, ठीक है, आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट रहेगा तो हम पता कर सकते हैं। और इसी तरह से टोटल स्टेशन भी जो है ना, डीजीपीएस भी जो है ना इसी तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको पता है, उसमें ये वाला फार्मूला सेटअप है, वो तुरंत बता देगा कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का दूरी इतना है, क्योंकि इसी का कोडिंग काम करता है, ठीक है। पहले ये सब सिखा लेते हैं, उसके बाद कैसे जो है काम करता है टोटल स्टेशन डीजीपीएस उस पर आएंगे। पहले ये सब समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फील कीजिए, क्योंकि इसमें आप जितना काम कीजिएगा उतना जो है क्लियर होगा। ओके, साथ में एक दोस्तों है सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ओके, अब सेक्शन फार्मूला किस तरह से है, सपोज कि दोस्तों फिर यहां पर लेते हैं हम, ये वाला हो गया y एक्सिस और ये वाला क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, x डैश y डैश। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट है एक दोस्तों P, ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। क्या है, एक पॉइंट Q है, और इस बीच में कहीं पर एक पॉइंट जो है मौजूद है R। क्या है, R, ठीक है। अब दोस्तों इस P का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है पता है, x1 y1, अब Q का है x2 y2। ओके, कॉमा देना जरूरी है, हालांकि हम कॉमा नहीं दे रहे हैं, और R का जो है कोऑर्डिनेट x और y है। अब यहाँ पर PQ एक लाइन है, एक सेगमेंट ऑफ अ लाइन है। अब उस बीच में जो है कहीं पर भी जो है एक पॉइंट R आ जा रहा है, और ये जो R है इस लाइन को, PQ लाइन को जो है M1 M2 अनुपात में जो है विभाजित कर देता है। M1 is to M2 में क्या करता है, विभाजित कर देता है। किसको, ये M1 की जगह पर क्या है, एक्चुअली यहां पर PR है। क्या है, PR है, और अनुपात में ये RQ है या फिर QR बोल लीजिए। समझ में आया। तो इस M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए होता क्या है कि सेक्शन फार्मूला में कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, M1 M2 पता है, तो भैया इसका जो है यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्चुअली जो है मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर में क्या होता है पता है, x बराबर में हो जाता है, x बराबर में हो जाता है M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये x वाला याद रखना है। y बराबर में क्या होता है, y बराबर में हो जाता है M1 y2 प्लस में M2 y1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा M1 प्लस में M2। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये क्या है, सेक्शन फार्मूला है। क्लियर। यानी ये जो M1 जो है ना उसको गुना करना है x2 का, x2 से। देखिए ये वाला जो है, अब कोई भी जो है ना मतलब दूर का ढोल सुहावन लगे होता है ना कहावत, वही चीज है। यहाँ पर M1 है तो ये दूर यानी x2 के पास चला जा रहा है, x1 के पास नहीं, इसीलिए यहाँ पर M1 x2 प्लस में क्या है, ये M2 यहाँ x1 के पास आ रहा है। यानी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे केवल x वाला वैल्यू आएगा, ध्यान रखना है। M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड बाय ये M1 प्लस में M2। अब y वाला निकालना है तो भाई अगर ये M1 है तो y2 को पहले लेगा, किसको लेगा, y2 को लेगा, उसके बाद जो है M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब होता क्या, कभी कभी एकदम ये जो R पॉइंट है वो बीचों बीच हो जाता है। अगर बीचों बीच हो गया यानी कि PQ को जो है 1:1 में जो है ये पॉइंट R डिवाइड कर दिया, तो वैसे कंडीशन में जब जो है मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के लिए, ठीक है, स्पेशल कैसे यहाँ पर स्पेशल कैड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ओके, जैसे मान के चलिए यहाँ पर यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर समझिए एक पॉइंट P था
और यहाँ पर था क्या चीज़ Q, ओके। और यहाँ पर एक आ गया पॉइंट R। P का जो है निर्देशांक यहाँ पर क्या है x1 y1 है, और Q का क्या है x2 y2 है, और R का क्या है x और y हम मान लिए हैं, x और y है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पता है, चूंकि यहाँ पर M1, ये जो M1 है और ये जो M2 है, चूंकि ये बीच में है, इसीलिए M1 इज टू M2 बराबर में 1:1 हो जाएगा। यानी M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 1 हम मान सकते हैं। तो जब इसके जगह पर 1 रहेगा, इसके जगह पर 1, तो 1 को गुना x2 से करेंगे तो x2 ही आएगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर x बराबर में हो जाएगा x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2, और y का अगर वैल्यू देखें तो y बराबर में हो जाएगा y2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए स्पेशल केस के लिए है, जब भाई अनुपात जो है यहाँ पर वो बीच में हो, ठीक है, मिड पॉइंट हो। ये जो R है, R कहाँ पर है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑन PQ, इस PQ पर क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर। तो फिर उसका ये x और y का निर्देशांक जो है इस फार्मूला से निकलेगा। हालांकि जनरल फार्मूला यही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन में जो है आपको पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, साथ में अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। इस टाइप से जो है क्वेश्चन, ये वाला बिंदु दिया रहेगा, मतलब घुमा फिरा करके जो है क्वेश्चन पूछेगा। मतलब यहाँ पर जो फार्मूला अगर आप समझ गए तो कुछ चीजें दी हुई रहेगी, कुछ चीजें नहीं दी हुई रहेंगी। जो नहीं दिया हुआ है उसको आप निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला है ना, एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये इंटरनली का बात हो रहा था। जब यहाँ पर कोई सेगमेंट ऑफ अ लाइन हो, हम लाइन ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कोई हो और उसके बीच में कहीं पर जो है इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो उसके लिए फॉर्मूला है। अगर एक्सटर्नली करे, अब एक्सटर्नली कैसे करेगा, सपोज ये दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है, या फिर यहाँ से हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। क्लियर। और इधर हम एक पॉइंट ले रहे हैं R, और P का जो है निर्देशांक है x1 y1, और Q का है भाई, Q का है x2 y2, और ये जो R जो है इस PQ लाइन के बाहर है, एक्सटर्नली है, ठीक है, और इसका निर्देशांक है x और फिर y। क्लियर। तो ये एक्सटर्नली, अब इसका अनुपात जो है, मतलब यहां से P से हम ले लेते हैं R तक का जो डिस्टेंस है वो है M1, क्या है M1, और यहां R से लेकर के Q तक जो है दोस्तों वो है M2। क्लियर। तो इस अनुपात में जो है विभाजित करता है। पॉइंट R क्या है, PQ के एक्सटर्नली है, बाहर है, और ये इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1:M2 के रूप में विभाजित करता है। क्लियर। यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस M1 और यहां से यहां तक M2, हालांकि वो डिस्टेंस नहीं होता है, एक्चुअली कट छट करके जो आता है वही M1 और M2 रहता है, लेकिन मैं डिस्टेंस के रूप में समझा रहा हूं कि यहां से यहां तक M1 है और यहां से M2 है। अब इस R पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहां पर ये चूंकि इंटरनली का बात यहां पर हो रहा था, अब यहां पर एक्सटर्नल वाला जो है यहां पर फॉर्मूला आएगा, x बराबर में हो जाएगा दोस्तों m1 x2 माइनस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस में m2, बस केवल माइनस लग जाएगा, जहां जहां प्लस है ना वहां माइनस लग जाएगा। और इसी तरह से y बराबर में हो जाएगा m1 y2 माइनस में हो जाएगा m2 y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। क्लियर। बस ये फॉर्मूला है क्या चीज का, एक्सटर्नली। क्लियर। तो ये सेक्शन फार्मूला है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहां पर कुछ नहीं है दोस्तों, बस जो कोऑर्डिनेट है जो डिवाइड कर रहा है, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया हो और अनुपात भी दिया गया हो, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सब से हो क्या रहा है, अब ये सब जब सर्वे करेंगे तो टोटलाइजेशन और डीजीपीएस में ये सब आपको करना नहीं है, लेकिन जब ये सब आप करते हैं ना, तो आपके पास क्या है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक समझ उत्पन्न होता है, मजा आता है काम करने में, समझे ना। तो ये चीज है, इसीलिए ये सब समझना आपको क्या है, जरूरी है। तो मिड पॉइंट वाला भी आप समझ गए, सेक्शन फार्मूला में जो है इंटरनली और एक्सटर्नली वाला भी समझ गए। अब दोस्तों यहां पर बात आता है, देखिए है तो भाई बहुत लंबा,
कितना बतावें, जितना बताएंगे उतना कम है, लेकिन फिर भी एक लाइन का इक्वेशन जो है आप दोस्तों क्या है, ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ बता ही देते हैं। जैसे अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस by और प्लस में c इक्वल टू 0 के रूप में अगर रहेगा तो समझना है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। कहाँ चला जाता है जी? इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल फॉर्म है दोस्तों। अब एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए लिखा हुआ रहेगा 3x माइनस में 4y प्लस में या फिर जो है मान के चलिए फिर यहाँ पर माइनस ही लेते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली क्या है? ये किसी लाइन का इक्वेशन है, कोई लाइन को ये दिखा रहा है। सपोज कि दोस्तों यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है, x डैश है, ये y डैश है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली कोई लाइन होगा और उसी लाइन को ये क्या कर रहा है? दिखा रहा है। अब ये लाइन है, ये कैसे भाई आप हम क्या बता रहे हैं, समझ में शायद आपको नहीं आ रहा होगा दोस्तों। इस चीज को जो है ना हम इस रूप में लिखेंगे, इस चीज को हम आगे बढ़ा देंगे, अगर क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4y और इधर -5 इधर प्लस में हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे इधर क्या हो जाएगा -4y, y को हम इधर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और भी चीज आपको समझाना है, तो हो जाएगा 5 और इधर प्लस में 3x है तो माइनस में 3x हो जाएगा, है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अगर ये माइनस इधर हम चाह रहे हैं प्लस में रखने के लिए, किसमें? प्लस में रखने के लिए जा रहे हैं, तो इधर कर देंगे हम 4y और इधर जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में प्लस में, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 3x प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी तरह समझ में आया ना, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ भी माइनस हम कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वाला प्लस होगा ना, प्लस वाला माइनस हुआ, अरे माइनस माइनस खत्म हो गया कुल मिलाकर के। तो y बराबर में क्या हो जाएगा? y बराबर में हो जाएगा 3x माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब इस 4 को भी हम आगे तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 3/4x और माइनस में 5/4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला एक्चुअली देखा जाए तो y बराबर में mx प्लस c के रूप में है, जहां पर c जो है एक्चुअली क्या है? y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, और ये जो m जो है ना, ये क्या है? स्लोप है, या फिर इसी चीज को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। क्लियर? अब इतना तो खैर आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि भाई अगर हम कोई भी इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में हम बदल दिए, y बराबर में ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोस्तों, ये क्या हो गया, यहाँ पर m हो गया और ये क्या हो गया c हो गया, ये क्या हो गया c हो गया और ये क्या है m है, यानी कि y बराबर में mx प्लस में c। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है, ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये जो y अक्ष है किस जगह पर कट रहा है, जो लाइन बनेगा ना वो किस जगह पर कटेगा। तो यहां पर y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना? -5/4। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी माइनस में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर -1 पॉइंट समथिंग की जगह पर ये वाला लाइन कट रहा है, तो एक पॉइंट यहां पर कंफर्म हो जाता है। साथ में जो 3/4 है वो स्लोप को बताता है, ग्रेडियंट को, भाई कितना झुकाव है कि नहीं। अब ये चीज आप खैर समझेंगे नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, इसको समझना ना समझना उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस के रूप में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। एक्चुअली ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पर इसको बारीकी से चर्चा किया गया, ठीक है। तो ये स्लोप को दिखाता है कि भाई इसका झुकाव कितना है, ठीक है। तो वो हो गया mx प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये स्लोप, ये आप समझ ही गए। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन को आखिरकार बताता कैसे है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लाइन को कैसे बताता है दोस्तों, अगर मान के चलिए हम x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1, तो y का वैल्यू हमको मिलेगा, तो कोई पॉइंट हमको मिलेगा ना। x का वैल्यू अपने से मानना है 1, तो y का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे आप 2, तो y का अपने आप निकल जाएगा। x का वैल्यू रखेंगे 3, तो y का अपने आप निकल जाएगा। अगर इससे हम 2 ही वैल्यू अगर निकाल लें और 2 पॉइंट कहां पर इस क्वाड्रेंट में कहां पर लाइक कर रहा है, जैसे एक पॉइंट यहां पर लाइक कर रहा था और एक पॉइंट यहां पर लाइक कर रहा है, दोनों को अगर मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ना, वो एक्चुअली लाइन का इक्वेशन है। समझ में आया?
कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पर जो अरबों खरबों जो यहाँ पर इस लाइन में जो पॉइंट है ना, सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपको इसी इक्वेशन से मिल जाएगा। x का वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू मिलते जाएगा। इधर से डालिए आलू, उधर से निकलेगा सोना, आलू सोना, आलू सोना, ठीक है। तो वही हिसाब किताब है यहाँ पर दोस्तों। खैर ये चीज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं 3D वाला। अभी तक तो जितना मैंने चर्चा किया वो तो 2D वाला था हिसाब किताब। अब 3D वाला क्या है? सपोज कीजिए दोस्तों कि भाई ये है x अक्ष, क्या है? x अक्ष है, और ये वाला क्या है? y अक्ष है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं ये हो गया x डैश इधर, और ये हो गया x, अरे भाई सब पीला लाल में हो जा रहा है, x, ये हो गया y, और ये y डैश, क्लियर। और यहाँ पर क्या है? 0 0 है, ठीक है, 0 0 है कि नहीं? या फिर यहाँ पर इसको O से हम दिखाते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन, क्लियर। दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम एक और एक्सिस लेंगे। यहाँ पर ये तो x और y, ये तो दो कोऑर्डिनेट, यहाँ पर दो अक्ष है ही, एक हम अक्ष लेंगे एकदम ऐसे करके, एकदम ऊपर से ऐसे अंदर भेजेंगे। अब उस तरह तो यहाँ पर हम दिखा नहीं पाएंगे, दिखा पाएंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे। अगर ऐसे हम लाइन भेजेंगे तो भाई खींचने वाला तो भी होना चाहिए, तो ऐसा तो मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं कि ताकि थोड़ा आपको समझ में आवे। जैसे इधर वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला हम इधर वाला क्या किए? मिटा दिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ से एक इधर लाइन खींच देंगे, इसको हम बोल देंगे Z। X को जो है हम इधर बढ़ा सकते हैं, Y को जो है इधर बढ़ा सकते हैं, Z को जो है अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं? तो आपको चिंता नहीं करना है, सारा यहाँ पर प्लस वाला जो है अक्ष हम लिए हुए हैं। तो ये हो गया 3D में दोस्तों। क्या हो गया? 3D में। अब 3D में अगर हम कोई पॉइंट को लेंगे, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट हम इधर लिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर लिए, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, और एक पॉइंट हम इधर लिए, ये पॉइंट Q है। जब इसका निर्देशांक बात करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1, ठीक है, फिर हो जाएगा y1, और फिर क्या हो जाएगा? z1। यानी x का भी वैल्यू x पर कहाँ पर मौजूद है, y पर कितना दूरी मौजूद है, और z पर कितना दूरी मौजूद है। तो यहाँ पर तीनों x और y z तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेना होगा। फिर इसी तरह से q का हो जाएगा क्या चीज? x2 y2 z2, x2 y2 z2, ठीक है। तो ये 3D में हो गया, और एक्चुअल में ETS जो है 3D में ही काम करता है। x और y ये वाला तो लेगा ही लेगा, और साथ में z यानी एलिवेशन को भी लेगा, क्लियर। क्या लेगा? एलिवेशन को भी लेगा। अभी चिंता नहीं करना है, उस पर आएंगे तो समझा देंगे। अभी यहाँ पर समझिए। अब मान के चलिए P से लेकर के Q तक का डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इन 3D, ठीक है, 3D का यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि उसी से मैं इसका भी चर्चा कर लेना चाहिए था, लेकिन सेपरेटली बता रहे हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? PQ बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस ये वाला ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो जो ETS है, टोटल स्टेशन है, या फिर ऑटो कैड वगैरह में जब हम दो कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसमें x, y और z के रूप में अगर है, 3D में अगर हम काम कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूला से जो है डिस्टेंस हमको बताता है। सिंपल सी फंडा है, और इस फार्मूला से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंतर्गत भी सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट है, आदि आदि, तो खैर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं। मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको, अगर सेंट्रोइड निकालना, कोई ट्रायंगल उसका सेंट्रोइड निकालना हो, सेंट्रोइड वाला कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइडेड बाय 3, इस टाइप से जो है निकलता है। खैर आपको चिंता नहीं करना है, वो सब पर नहीं चर्चा करेंगे, बस केवल डिस्टेंस कैसे निकलता है ये चीज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा दिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर 3D वाला आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मतलब देखिए, एक तो भाई ये तो y अक्ष है ही, y अक्ष है ही, इधर ये वाला x अक्ष है, और ये इधर z अक्ष है, क्लियर। यहाँ पर 3 अक्ष हैं, यानी 3 एक्सिस हैं, और एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, है कि नहीं? एक्सिस जो है
हो गया सिंगुलर में, ठीक है। प्लूरल में जाएंगे तो होता है एक्सेस। क्लियर? खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा ऊपर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पर पेयर्स ऑफ पॉइंट है, यानी कि पॉइंट का जोड़ा दिया गया है। जैसे यहाँ पर ए और बी दिया गया है, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई हम बना देते हैं ताकि आपको फीलिंग भी होवे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाई डैश है, इधर क्या है एक्स डैश है कि नहीं, इस तरह से है। एक पॉइंट है सपोज कीजिए, अब देखिए यहाँ पर 1 1 दोनों पॉजिटिव में है, तो कहीं ना 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इधर ही होगा ए, ठीक है, 1 2 होगा। और बी क्या है 4 2 है, तो इधर ही कहीं पर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये ए है और यहाँ पर बी है, 4 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में दोस्तों रूट अंडर हो जाएगा। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या चीज होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2। अभी देखिए इस ये वाला क्या हुआ, जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है वो x1 और y1 होता है और दूसरा x2 y2। या तो आप इधर से दूरी नापिए या तो इधर से नापिए, बात बराबर है। ऐसे थोड़ा कि आप अगर इसको x1 और y1 मानेंगे तभी जो है सो ठीक निकलेगा आंसर, नहीं। इसको आप x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, तो भी वही आएगा, दूरी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि a और b है, a के बाद b आता है, इसीलिए जो है इसको x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर x2 की जगह पर कितना है 4 है, माइनस में x1 की जगह पर कितना है 1 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस में y2। अब यहाँ पर ये x2 y2 था, y2 की जगह पर कितना है 2 है, y1 के जगह पर भी क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 में से 1 करेंगे माइनस, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुल मिला करके 3 3 9 आएगा और ये तो 0 कहानी खत्म, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। यानी 3 यूनिट जो है दोस्तों, 3 यूनिट्स जो है ए बी का डिस्टेंस होगा। ओके, तो इसी तरह से निकालना है, इसका भी जो है कुछ इसी तरह से यहाँ पर निकलेगा। ओके, यहाँ पर जो है 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक है। ये वाला ए का जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 माइनस 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 और 3। क्लियर? बस इसी फार्मूला में रख देना है, ए बी बराबर में, ठीक है, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये क्या है, ये वाला ये क्या है एक्चुअली x2 और y2 है, और ये वाला क्या है x1 y1 है कि नहीं, यही ना चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर x2 की जगह पर कितना है 1 माइनस में x1 की जगह पर ये 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 की जगह पर कितना है 3 है। ओके, फिर माइनस में y2 की जगह पर -2 है और यहाँ माइनस पहले प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा कुल मिला करके, और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला करके आएगा 25 और 5 का ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ए बी का डिस्टेंस जो है 5 यूनिट होगा। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट दिया रहेगा दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है ऑफ द लाइन इंटरवल ए बी गिवन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला है ए, कितना है कोऑर्डिनेट 1 और 2 है, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी और इसका कोऑर्डिनेट है 7 और 2, और यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक मिड पॉइंट क्या है पी है। क्लियर? अब इसका जो कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y है। अब इसी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, यही तो बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए ऑफ द लाइन इंटरवल ए बी, यानी ये जो लाइन इंटरवल ए बी है उसका। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मिड पॉइंट वाला जानते हैं, क्या जानते हैं मिड पॉइंट वाला, कि x बराबर में क्या होता है x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं, और y बराबर में होता है y2 प्लस y1 या फिर y1 प्लस y2, जो भी बोलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 मेरा है 7 और x1 कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 बटा 2 यानी 4 आया, यानी x का वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से y बराबर में क्या चीज होता है y2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय 2 2 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। यानी कुल मिलाकर के जो भाई जो x और y का जो वैल्यू है वो कितना है 4 और 2 है।
क्लियर, 4 और 2 है, यानी ये जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, 4 2 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी तरह से दोस्तों ये दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 1 -2 है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए B है, इसको खुद से आपको बनाना है, ठीक है, हम बना दे रहे हैं हालांकि, लेकिन खुद से जो है वीडियो को पॉज करके आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जो है अच्छा रहेगा। क्लियर, ये चीज़ हो गया। हम जानते हैं x बराबर में क्या होता है, x बराबर में x1 + x2 या x2 + x1 जो बोलिए डिवाइडेड बाय 2। तो x1 यहाँ पर कितना 1 है, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 1 2 हुआ, 2/2 यानी कि 1 आया कुल मिला करके। इसी तरह से y बराबर में क्या चीज़ होता है, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2, बराबर में y1 यहाँ कितना -2 है, y2 कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/2 आया। यानी कुल मिला करके दोस्तों अगर देखा जाए तो x और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये x का आया 1 और y का कितना आ गया 1/2 आया। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मेरा जो बीच में जो मौजूद है x और y, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और 1/2। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन इंटरवल AB एंड A हैज कोऑर्डिनेट इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। ये भी बहुत आसान है, आपको देख करके थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या है दोस्तों कि भाई 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B। क्लियर, और एक मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया, एक मिड पॉइंट है दोस्तों C, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो दिया गया कितना 3 6। क्लियर, बोला गया यहां पर इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इंटरवल AB का क्या है मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, एंड A हैज कोऑर्डिनेट्स इतना। अब A का कोऑर्डिनेट जो है -1 और 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, यानी B का कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग अगर इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2, इसको हम x2 और y2 ही मान लेते हैं। यही हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला सिंपली जानते हैं दोस्तों कि x बराबर में होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2। अरे भाई यहीं पर निकल जाएगा, यहां पर देखिए x का वैल्यू यही वाला है ना 3, ठीक है। ये वाला क्या एक्चुअली ये x और y है, अगर इसको हम देखें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये x y है, ये x1 और y1 है, और ये x2 और y2 है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 बराबर में क्या हो जाएगा x1 की जगह पर यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस x2 का तो हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो 2 इधर डिवाइड में बराबर किधर लाएंगे गुणम हो जाएगा, तो 3 को गुना अगर 2 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। बराबर में यहाँ -1 प्लस में क्या आएगा x2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए x2 बराबर में क्या हो जाएगा, x2 के ये -1 जो है अगर बराबर किधर लाएंगे 6 तरफ, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी x2 का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर, x2 का वैल्यू 7 आ गया। इसी तरह से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा y वाला, y बराबर में कैसे होता है y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। y का वैल्यू हमको पता है, ये x और y है ना, y यहाँ पर कितना है 6, y1 कितना है 1 है, और y2 तो भाई हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इधर गुना करेंगे 6 दूने 12 हो जाएगा, 1 प्लस में y2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से y2 बराबर में कितना हो जाएगा 12 - 1 होगा, यानी कि y2 बराबर में हो जाएगा 11। तो ये आ गया, इसका मतलब x2 और y2 का जो ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, x का वैल्यू x2 का कितना आया है 7 आया है, और y का कितना आया है 11 आया है। हमेशा x वाला पहले और y वाला कोऑर्डिनेट जो है बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह करके यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द इंटरनल रेशियो 3:1। क्या बोला है, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हुए फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऑफ द पॉइंट्स, यानी बिंदु का जो डिवाइड यानी जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट को, लाइन के एक टुकड़ा को, द पॉइंट्स इतना इन द इंटरनल रेशियो इतना। ओके, यानी दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट A है और इधर कोई पॉइंट क्या है B है। अब यहाँ पर जो है ना A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया है कितना 8 - 3,
ये दिया गया है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, यही है लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब यहां पर जो है एक पॉइंट है, सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट इधर है, ओके, और ये पॉइंट है P, और ये वाला जो लाइन है AB उसको इंटरनली 3:1 में डिवाइड करता है, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं M1 बराबर में 3 और यहां से लेकर के यहां तक ये M2 बराबर में यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका जो है हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y, और ये वाला x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग जानते हैं कि x बराबर में क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस में m2। ओके, यही होता है ना। तो m1 दोस्तों यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 x2, ये x2 है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये वाला जो है ना, ये वाला एक्चुअली क्या है, x2 y2 है, और ये वाला क्या है, ये वाला x1 y1 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो भाई x2 की जगह पर कितना है, 16 है, प्लस में m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू कितना है, 8 है। क्लियर। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस में 1। अब दोस्तों यहाँ पर 16 ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस में 8 है कम, 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 चौके 16, यानी 14 आया, यानी कि x का वैल्यू जो है यहाँ पर 14 आया। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है y का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर में क्या चीज होता है, m1 y2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, m2 y1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों m1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और y2 का वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस में m2। ठीक है, m2 यहाँ पर कितना है, 1, और y1 कितना है, -3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस में 1। अब यहाँ पर 3 8 हो जाएगा 24, और यहाँ पर -3 को गुना अगर 1 से करेंगे -3 आएगा, तो यहाँ प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 24 में से 3 जाएगा तो बचेगा 21/4 आया। क्लियर। तो 21 का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया। इसका मतलब भाई इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यानी P x y जो है वो क्या हो जाएगा, P x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14, और y का वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से दोस्तों हमको काम करना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस फार्मूला आपको अगर समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है, तो आप बेधड़ल्ले से जो है क्वेश्चन को समझ करके आप काम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ 2:3 एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली वाला भी मामला आ गया है, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहां पर क्या है मामला, मान लीजिए ये पॉइंट A है और यहां से एक पॉइंट B गया है और यहां से एक और पॉइंट लेते हैं C। क्लियर। ये कौन सा पॉइंट है, A, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -3 और -1, -3 और -1, और B का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है -1 और 0। ओके। और भैया बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, विच डिवाइड्स जो बांटता है द पॉइंट्स, यानी ये दोनों पॉइंट को, इन द रेशियो ऑफ इतना एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर ये पॉइंट C है, ठीक है, और इसका निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं, और यहाँ पर जो अनुपात है दोस्तों वो 2:3 है। क्लियर। क्या है, 2:3। तो यहाँ पर हम m1 बराबर में मान लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, m1 बराबर में 2 हो जाएगा और m2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर में हम जानते हैं कि m1 x2 माइनस में m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 माइनस में m2। क्लियर। बस वही चीज़ आपको करना है। m1 कितना है, 2 है, और x2 इस जगह पर कौन है, ये वाला x1 y1 है, x2 y2 है, और ये xy है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो x2 यहाँ पर कितना है, -1 है, फिर यहाँ पर माइनस m2 कितना है, 3 है, इंटू में x1 कितना है, -3 है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2।
तो m1 कितना है 2 है और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे गुना -2 और माइनस माइनस पर हो जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 और -1 यानी कुल मिला करके आएगा यहाँ पर -7। किसका वैल्यू x का वैल्यू। अब इसी तरह से दोस्तों y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर में क्या चीज होता है m1y2 माइनस में m2y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 माइनस में m2। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 की जगह पर कितना है 2 है, y2 की जगह पर देखिए यहाँ पर 0 है ना, माइनस में m1 की जगह पर क्या है अच्छा m2y1 होगा ना यहाँ पर m2। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 3 है इंटू में y1 कितना है -1 है डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 यानी कि 2 - 3। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस यानी कि +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -1 यानी दोस्तों यहाँ पर कुल मिला करके -3 आया। किसका वैल्यू y का वैल्यू। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है C पॉइंट का वो x का कितना है -7 और y का कितना है -3। यही हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत है क्या, बस केवल फार्मूला के आधार पर हमको पुट आउट करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को अच्छा ढंग से समझना है। क्वेश्चन समझ लिया मैथमेटिक्स में तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो आ गया है क्या चीज़, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सर्वेइंग। यानी सर्वेइंग की दुनिया में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसके ऊपर यहाँ पर बात होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा बस वही चीज यूज होगा। ठीक है। तो सर्वेइंग के टर्म में हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह से आखिरकार जो टोटल स्टेशन मशीन है वो काम करता है। क्लियर। वो तो क्वाड्रेंट वगैरह वाला वो सब तो खैर क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। तो दोस्तों है क्या, यहाँ पर जो है हम पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है। ये देखिए पहले हम x एक्सिस बनाते हैं। ठीक है। ये वाला क्या हो गया x एक्सिस हो गया, इधर से जो है हम y एक्सिस बना लिए। क्लियर। दोनों म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे और कोई वैसा मोटो नहीं है। ठीक है। अच्छा दोनों नहीं होगा ये। ठीक है। रहने दीजिए इसी तरह से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दोस्तों यहाँ पर क्या है ओरिजिन है। क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। इधर x इधर x डैश, इधर y इधर y डैश। ऐसा आपको नहीं लगता है कि अगर हम 2D को समझ ले सही ढंग से तो 3D समझना बहुत आसान है। बस इसमें क्या है कि इसमें 2 अक्ष है और उसमें 3 अक्ष हो जाएगा, यही फर्क है। लेकिन जो लेआउट वगैरह का जो काम होता है वो 2D में ही होता है। अगर देखा जाए तब कंस्ट्रक्शन के लाइन में 2D में ही होता है। लेकिन आप ETS से जो है जब टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये सब तो रहता ही है, साथ में z कोऑर्डिनेट जो इधर से ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा वो भी रहता है और उसको लेते हुए चलना। हालांकि ETS से आप काम करें, DGPS से काम करें, वो तीनों वैल्यू जो है आपको लेकर के चलना होगा। लेकिन कहीं पर जो है ये एलिवेशन वाला जो है z एक्सिस वाला वैल्यू का हमको कोई विशेष मतलब नहीं होता है, हम केवल x और y वाला लेकर के चलते हैं। खैर ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो खैर क्लियर होगा ही होगा। दोस्तों आप ध्यान देना है, अब टोटल स्टेशन के दुनिया में ये जो x अक्ष है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिंग। क्या बोलते हैं x अक्ष को। ठीक है। x एक्सिस जो है x एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टिंग, और इसको दिखाएंगे किससे, हम E से दिखाएंगे। और y अक्ष को दोस्तों y एक्सिस को जो है हम लोग बोलेंगे नॉर्थिंग या नॉर्थिंग भी बोला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और जो z एक्सिस है दोस्तों, z एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं एलिवेशन। और जो z एक्सिस है उसको हम लोग z से दिखाते हैं। तो जो मेरा टोटल स्टेशन मशीन है, टोटल स्टेशन मशीन, ठीक है, क्या चीज टोटल स्टेशन मशीन जो है दोस्तों, उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है, सेटिंग कर सकते हैं। और वो जो सेटिंग है हम या तो EN/Z के रूप में कर सकते हैं, या जो है पहले हम N उसके बाद E और उसके बाद Z,
ये दो मोड में हम लोग विशेष रूप से काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर यूज होता है ये वाला ईस्टिंग, नॉर्थिंग एंड एलिवेशन, ENZ। अब दोस्तों है क्या, इसमें कुछ खास चीज़ है। जैसे इधर है 1 2 3 4 5, इधर भी हम जाएंगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की चीज़ें हैं, है कि नहीं। अब दोस्तों अब देखिए क्या कि हम लोग कोऑर्डिनेट में जान रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट ये यहाँ पर है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग इधर से देखेंगे 1 2 3 4 है और इधर से देख रहे हैं 2 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 2। मान के चलिए पॉइंट यहाँ पर P है, क्लियर, पॉइंट क्या है P है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 4 2 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों टोटल स्टेशन में थोड़ा सा मतलब वही चीज है, बस हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है P का, तो हम इस तरह से लिखते हैं। पहले लिखेंगे E इज इक्वल टू ईस्टिंग कितना है, यहां से हम 1 2 3 4 तक गए हैं, तो ईस्टिंग 4 हो गया। उसके बाद N लिखेंगे, N यानी नॉर्थिंग। अब नॉर्थिंग में कितना है 1 2, ठीक है, यानी 2, बस यही चीज है। यानी X का जो वैल्यू है उसको हम ईस्टिंग, और जो नॉर्थ यानी कि जो Y वाला जो वैल्यू है Y वाला, उसको हम N से दिखाएंगे। और बाकी बात अगर एलिवेशन, अगर ऊंचाई वाला भी मामला हो सर्वे के दौरान, तो फिर उसको हम Z से दिखाते हैं। अगर Z 0 है तो यहाँ पर 0 कर देंगे, ओके, जो भी आपका इच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, EN या पहले N या E दिखाइए, लेकिन जनरली जो है E और N, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि पहले हम X एक्सिस वाला वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद Y एक्सिस वाला लिखते हैं, कि नहीं, यही चीज होता है। तो दोस्तों ये चीज आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मामला कहाँ आता है। होता क्या है दोस्तों, मशीन को हम लोग सेट करते हैं, क्या करते हैं, सेट करते हैं। और जब सेट करते हैं दोस्तों, तो वहां पर हमें वैल्यू, अगर नया जगह पर अगर हम कहीं पर सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें वैल्यू डालना पड़ता है। और वो जो वैल्यू है हम विशेष रूप से डालते हैं 2000 1000, मतलब ईस्टिंग को मान लिए 2000, नॉर्थिंग को मान लिए 1000, जेड यानी एलिवेशन को मान लिए 100 200, ओके, इस तरह करके, और उसके बाद सर्वे करते हैं। आखिरकार उसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। होता क्या है दोस्तों, जब हम मशीन को कहीं पर हम सेट करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पर P, और यहीं पर जो है हम मशीन को सेट कर रहे हैं। और सेट करते समय हम नॉर्थिंग जो है, नॉर्थिंग या फिर पहले ईस्टिंग लिखते हैं, ईस्टिंग हम डाल देते हैं, सपोज कीजिए 3000, और जो नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग हम डाल देते हैं 2000, और जो जेड है वो हम डाल देते हैं 100। यहाँ पर जो है सारे मीटर में रहते हैं। जब हम अगर हम टोटल स्टेशन से काम कर रहे हैं, तो ये सारे ऐसे 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई जो मशीन हम सेट कर रहे हैं और जो ये वाला वैल्यू हम डाल रहे हैं, E का वैल्यू 3000, N का वैल्यू 2000, Z का वैल्यू 100, ऐसा इसीलिए डाल रहे हैं ताकि मशीन मेरा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे। ओके, सारा प्लस में हम ले रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे और जो भी कैलकुलेशन हो इसी के आसपास हो। हम लोग इतना ईस्टिंग मान लिए 3000 मीटर। अब देखिए यहां से ये जो Y एक्सिस है उससे हम 3000 मीटर जो है आगे चले गए। नॉर्थिंग मान लिए 2000, यानी X एक्सिस से जो है 2000 मीटर उधर चले गए। और Z है चाहे नहीं है, ठीक है, अगर एलिवेशन का ऊंचाई का बात हो वो भी अगर लेना है तो Z भी लेना पड़ता है, उसको 100 मीटर भाई ऊंचाई बहुत होता है कि नहीं। आप सर्वे करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत लंबा सर्वे हो, ठीक है, 5-7 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, तो इसको आपको बड़ा मानना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि आप नेगेटिव की तरफ आ सकते हैं। हम लोग ऐसा इसीलिए मानते हैं 3000 2000 ताकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहें और सारा वैल्यू पॉजिटिव में ही रहे। यानी अगर ईस्टिंग अगर इधर 3000 है, इस पॉइंट का यहाँ पर जो ईस्टिंग लिखे हैं जो 3000 है, अगर हम इधर भी आते हैं तो कितना होगा, हो सकता है कि 2200 होवे, 2200 मीटर, 2300 मीटर ईस्टिंग होवे, 2250 होवे, 2250.3 होवे, कुछ होवे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 0 हो जाएगा, उतना लंबा एक बार में तो काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग उतना बड़ा वैल्यू मान लेते हैं ताकि मेरा जो है मतलब जो मेरा मशीन है इसी जो है क्वाड्रेंट में, इसी चतुर्थांश में कहीं पर स्थापित रहे और वही आसपास में हम जो है काम करेंगे।
समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। तो जब मशीन को सेट करेंगे तो ये चीज हमें डालना पड़ता है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड। तो वो हम लोग मानते हैं कि मशीन मेरा यहाँ पर सेट है, मान लेते हैं। और फिर जो है मानने पर क्या होता है कि नेगेटिव वाला इधर जो, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो भाई माइनस और प्लस होता है, अगर इसमें आते हैं तो माइनस माइनस होता है, इसमें जो है यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, इसी में केवल प्लस और प्लस होता है। ठीक है, तो उसमें हम लेकर के काम करते हैं, ये सब में हम लोग नहीं जाते हैं। गड़बड़ी हो सकती है और होती भी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये चीज मानते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पर टोटल स्टेशन मशीन को जो है यहाँ पर जब सेटिंग करते हैं तो या तो ENZ मोड में रखते हैं या फिर NEZ में रखते हैं, जिसमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड क्या है, एलिवेशन है, यानी कुल मिलाकर के ऊंचाई को बताता है। क्या चीज को बताता है? ऊंचाई को। तो आपको हमेशा समझना है कि अगर हम ईस्टिंग ले रहे हैं तो भाई समझिए ये वाला, जैसे इधर हो गया आपका जो ट्रू नॉर्थ है ना, ट्रू नॉर्थ, ये इधर नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ हो गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो अगर आप ईस्टिंग वाला वैल्यू ले रहे हैं तो समझिए कि भाई ये जो ईस्ट वेस्ट वाला है ना वो वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर? और अगर आप नॉर्थिंग ले रहे हैं तो ये वाला वैल्यू आप ले रहे हैं, और एलिवेशन ले रहे हैं तो ये वाला वैल्यू, मतलब एलिवेशन मतलब ऊंचाई वाला वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर मामला समझिए, अब क्या है कि कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। मशीन मान के चलिए हम यहाँ पर सेट किए हैं, यहाँ पर हम मशीन को हम सेट किए हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3000, ये 2000 और जेड जो है कितना है, इतना है। अब कोई पॉइंट हम मान के चलिए कि मशीन से जब यहाँ पर हम टारगेट किए तो ये वाला पॉइंट हमको मिला, ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पर ये वाला ए है, क्या है, ए है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या, हालांकि यहाँ पर जो ओरिजिन में दिखाया हूं इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, ये बहुत दूर है। यहाँ पर हालांकि दिखा दिया हूं ताकि वो दिखे, क्योंकि यहाँ पर 3000 2000 माने हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 तक ही, 3 ही तक जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 3000 है। तो एक्चुअली ये जो ओरिजिन है वो बहुत दूर चला गया है और मशीन मेरा यहाँ पर सेट है। ओके, लेकिन हम इसी के रेफरेंस में जो है यहाँ पर काम करेंगे। जैसे मान के चले यहाँ मशीन हम सेट किए और यहाँ से टारगेट किए पॉइंट ए को, तो हुआ क्या कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस वो फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि उसमें टोटल स्टेशन में EDM लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो देखा कि एक खंड ये वाला, एक खंड, 2 खंड, 3 यूनिट आया। कितना आया? 3 यूनिट। अब क्या है दोस्तों कि ये वाला नॉर्थिंग में जो है, जैसे यहां पर 2000 था ना, 2000 इधर से जो 2000 गया, अब 3 यूनिट कम हो जाएगा, तो नॉर्थिंग में यहां हो जाएगा 1997। और ईस्टिंग, अब मान के चलिए ये डिस्टेंस जो है इधर जो किया है, अब वो एंगल के आधार पर तय करेगा कि भाई हम ये जो वाई एक्सिस जो नॉर्थिंग है उसी के पैरेलली गए हैं कि कितना डिफ्लेक्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करेगा, और साथ में भाई ये वाला भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करेगा। तो सपोज कि दोस्तों कि ईस्टिंग मेरा जो है यही वाला है, क्योंकि इसी लाइन में हम आ रहे हैं, तो ईस्टिंग तो मेरा हो गया वही। ठीक है, ईस्टिंग मेरा हो गया वही 3000, ईस्टिंग क्या हो गया, 3000 हो गया। और नॉर्थिंग जो है मेरा, नॉर्थिंग में ही चेंजिंग हुआ है, यहाँ 3 पॉइंट हम कम हुए हैं, यानी 1997 हो जाएगा। और अगर एलिवेशन में भी अगर कुछ होगा, ठीक है, तो एलिवेशन का भी आ जाएगा। मान लीजिए एलिवेशन मेरा 100 ही है। ठीक है, तो कमी यहाँ किसमें हुआ, इसमें हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई नॉर्थिंग में जहां पर हम 2000 में थे, अब वहां से 3 पॉइंट हम इधर आ गए, और ये डिस्टेंस चूंकि मेरा मशीन फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए यहां पर कम हो गया। तो ये क्या एक्चुअली कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है? चलिए और भी इस चीज को जो है मैं बारीकी समझाने का प्रयास करता हूं कि कोऑर्डिनेट आखिरकार फाइंड आउट कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों साइन कोस टेन के माध्यम से जो है हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें, यहीं पर बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्लियर? और इसी तरह से साइन का उल्टा होता है क्या चीज, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, H ऊपर में चला जाएगा
और बी जो है नीचे आ जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो इसका उतना यहाँ पर जरूरी, चूंकि ये इसका उल्टा है तो इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इतने ही से हम काम करेंगे। अब यहाँ पर ये पी बाय एच ये सब है क्या, यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों ट्राइंगल है। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है ये वाला। अब कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला हाइपोटेनियस है एच, ये वाला बेस है बी और ये है पी। तो यही रिलेशन यहाँ पर, ये जो साइन थीटा है, ठीक है, क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर इस जगह पर क्या है, थीटा एंगल है। अब इसी थीटा, अब ये जो एंगल हम जो ले रहे हैं इसी के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये साइन कोस टेन क्या है, फंक्शन है, एंगल का क्या है, फंक्शन है। अब ये चीज पूरा बारीकी से बताने लगेंगे तो भाई ट्रिगोनोमेट्री इतना बड़ा है कि 6-6 महीना भी पढ़ते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन आपको मोटा मोटी इतना ध्यान रखना है कि साइन ये सब क्या है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इस थीटा के सापेक्ष, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और जिससे जुड़ा हुआ है एंगल वो बेस हो जाता है और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी ये वाला और ये वाला का अनुपात होता है। कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी यानी कि पी यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर। तो होता है क्या दोस्तों, अगर हमको कोई दो चीज पता रहता है, अगर थीटा और ये परपेंडिकुलर पता हो तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है तो हम थीटा पता कर लेंगे, या ये पता हो तो ये पता कर लेंगे। यहाँ पर तीन चीजें हैं, तीन वेरिएबल है, एक एंगल है थीटा ये वाला एंगल, और एक पी है और एक एच है, और ये साइन कोस ये सब क्या है, फंक्शन है। और उसका वैल्यू जो है, कुछ कुछ वैल्यू आपको याद होगा, अगर आप क्लास 10 तक भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन वही अगर हम 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो होता है 1/2। साइन अगर 45 डिग्री का अगर हम बात करें दोस्तों तो होता है 1/√2। अगर हम साइन 60 डिग्री का बात करें तो होता है √3/2। अगर हम साइन 90 डिग्री का बात करें तो होता है 1। ये सब आप याद किए होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कोस का, कोस 0 डिग्री बराबर, कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, एकदम उल्टा हो जाता है, ये 1 ऊपर आ जाएगा। फिर कोस जो है, कोस कितना 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, अब ये जो √3/2 है यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, √3/2 होता है। फिर इसी तरह से कोस 45 डिग्री, ये यही रहता है 1/√2। क्लियर। इसी तरह से कोस जो है 60 डिग्री बराबर में हो जाता है, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। और कोस जो है दोस्तों 90 डिग्री बराबर में क्या हो जाता है, ये वाला 0, यानी नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, बीच के बीच रह गया। इस तरह से यहाँ पर मामला है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें tan 0 डिग्री बराबर होता है 0। इसी तरह से दोस्तों tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ठीक है। फिर दोस्तों tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। फिर होता है दोस्तों tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। और फिर होता है tan 90 डिग्री बराबर अनडिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। क्लियर। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर tan अगर 90 डिग्री हम लेते हैं, tan अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 1/0 का मतलब क्या चीज होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बात हो रहा है। अब दोस्तों है क्या कि यहीं पर समझिएगा, थोड़ा सा इसको जो है हम छोटा कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, ये देखिए इधर हम कर दे रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर दोस्तों एक सर्कल हम बनाते हैं, ये सर्कल बना दिए। ओके। अब यहाँ पर जो है एक लाइन ऐसे हम खींचेंगे और एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, मशीन को मान के चलिए हम यहाँ पर सेट किए हैं और इस पॉइंट का जो है वैल्यू दिया गया है, जिसमें ईस्टिंग जो है वो सपोज कीजिए कि 3000 है, कितना 3000 है, और नॉर्दिंग जो है वो कितना है 2000 है। एलिवेशन को छोड़िए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। जब काम कीजिएगा तो वो एलिवेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर समझने के लिए, हालांकि जेड का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट इतना दिया गया, मशीन यहीं पर सेट है। ये वाला यहाँ पर ये ट्रू नॉर्थ है, नॉर्थ इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा।
इधर वेस्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों है क्या कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करके है। हालांकि अगर ये वाला, अगर हम इस पॉइंट का जो है ईस्टिंग और नॉर्दिंग हम अगर इतना मान लिए हैं, जहां पर 0 0 होना चाहिए था यहां पर मान लिए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन बहुत दूर में होगा, ये इस दिशा में कहीं पर होगा, तभी इस पॉइंट का ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग इतना आया है। यानी एक्स एक्सिस में इतना है कि नहीं, कहीं इधर ही होगा, एकदम इस तरह से करके होगा। ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष में जो है यहाँ पर ईस्टिंग 3000 और वाई अक्ष में जो है यहाँ पर नॉर्थिंग 2000। तो कुछ ओरिजिन इधर है, लेकिन जो है यहाँ पर ओरिजिन हम यहाँ पर ये वाला बना दिए, किसको, 3000 एंड 2000 को। अब है क्या दोस्तों, ये वाला कोऑर्डिनेट है। अब अगर मान के चलिए आपको कोई पूछेगा कि भैया इसका कोऑर्डिनेट बताइए, किसका, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका जो है ईस्टिंग कितना होगा और इसका जो है नॉर्थिंग कितना होगा, ये बताइए। तो इसको अगर बताना होगा दोस्तों तो सिंपली, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बताइएगा, यहाँ से देखिएगा कि भाई ये दाहिना साइड जा रहा है तो प्लस में 1 2 3 4 5 6, यानी ईस्टिंग में यहाँ पर 3000 है तो कितना हो जाएगा, 3006 हो जाएगा। और नॉर्थिंग में तो भाई, नॉर्थिंग में तो इधर कहीं नहीं बढ़े हैं ना ही घटे हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में नॉर्थिंग जो है मेरा 2000 का 2000 ही रह जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। इधर भी जो है यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं, क्लियर, ताकि जो है ये देखिए, ओहो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये वाला इसीलिए यहाँ पर इसे दिखाएं ताकि भाई प्लस माइनस हो तो आपको समझ में आवे। अब दोस्तों मान के चलिए कोई पूछेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ईस्टिंग में कितना होगा, क्योंकि यहाँ ईस्टिंग का वैल्यू कितना है, 3000 है। अब यहाँ पर भाई इधर हम जा रहे हैं ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन मेरा इधर ही है ना, ऐसे करके कहीं ना कहीं होगा, ये वाला यहाँ पर 0 0 होगा, 0 0, और उसी के आधार पर ये वाला जो है ईस्टिंग और नॉर्थिंग इतना लिखा गया है। तो हम इधर आ रहे हैं, किधर है, ओरिजिन की ओर आ रहे हैं, तो एक माइनस होगा, कम होगा। तो कितना पॉइंट कम हुआ, 1 2 3 4 5 पॉइंट कम हुआ, ईस्टिंग में 5 पॉइंट कम, यानी 3000 है तो कितना हो जाएगा, 2995 हो जाएगा। और नॉर्थिंग में किसी तरह का चेंजिंग नहीं, 2000 है तो 2000 ही रहेगा। क्लियर। इसी तरह से अगर इधर कोई पॉइंट हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि भाई यहाँ पर कोई पॉइंट लिए, अब इसका जो है अगर कोई पूछ देगा कि भाई ईस्टिंग कितना है, तो ईस्टिंग वही रहेगा, ठीक है। ईस्टिंग में चेंजिंग, क्योंकि ईस्टिंग तो इधर और इधर पड़ते तब होता, ईस्टिंग मेरा जो है सो 3000 ही रहेगा, लेकिन नॉर्थिंग जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं और ऊपर ओरिजिन मेरा इधर है ना, ठीक है, ओरिजिन मेरा इधर है तो और जा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो नॉर्थिंग और बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, नॉर्थिंग यहाँ पर कितना है, 2000 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2010 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। तो नॉर्थिंग मेरा ये आ गया। तो यहाँ पर भाई ये जो एक्सिस में जो हम ले रहे थे वो तो बहुत सिंपल था। अब मान लेते हैं दोस्तों कि कोई पॉइंट है जो इधर कहीं पर सिचुएटेड है। अब इस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, ईस्टिंग चाहिए, साथ में क्या चाहिए, नॉर्थिंग चाहिए। अब कैसे ज्ञात होगा, अगर इस चीज को आप समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों, मशीन मेरा यहां पर सेट है इस जगह पर, इस पॉइंट पर, जिसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग इतना है, एलिवेशन होगा जो अपना है कि नहीं। अब है क्या कि यहां पर प्रिज्म रखेंगे या फिर नॉन प्रिज्म मोड में अगर हम टोटल डिस्टेंस से काम कर रहे हैं, जैसे भी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो खैर हमको मिल जाएगा, मशीन के माध्यम से नहीं मिलेगा, एकदम मिल जाएगा, क्योंकि यहां से रे वहां जाएगा और वहां से टकरा के आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमको बता देगा कि इतना है। साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात कि भाई ये जो यहां पर ईस्टिंग है, इससे यहां पर एंगल कितना बन रहा है ये भी हमको पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए, जैसे देखिए नॉर्थिंग की तरफ अगर आप 0 डिग्री लेते हैं या 360 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, ये वाला हो जाए 180 डिग्री, ओके। फिर इधर अगर हम आते हैं तो जाएगा 270 डिग्री, उस तरह से कर जाएगा 360 डिग्री, इस तरह से। तो यहां पर ये जो एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल सपोज कीजिए कि आ रहा है, मान लेते हैं कितना है, 30 डिग्री मान लेते हैं, कितना,
30 डिग्री मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस स्टिंग से, क्योंकि मशीन को अगर हम रोटेट करेंगे भाई, तो आप तो जानते हैं कि टोटल स्टेशन जो है या डीजीपीएस जो है वो लेंथ मेजर करेगा, एंगल मेजर करेगा। तो ये एंगल ईस्टिंग से कितना भाई एंगल ये वाला लाइन बना रहा है या इस नॉर्थिंग से कितना बना रहा है वो तो हमको पता चल जाएगा। तो एंगल पता है और साथ में ये वाला डिस्टेंस पता है। सपोज कीजिए कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट किया है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। अब दोस्तों टेंशन हो गया खत्म। अगर दो चीज हमें मिल गया तो भाई हमें चाहिए क्या चीज? ईस्टिंग चाहिए, नॉर्थिंग चाहिए। अब ये डिस्टेंस से तो हमको काम चलने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ईस्टिंग मेरा यहाँ पर 3000 था, अब यहाँ पर 10 मीटर है तो 10 बढ़ा देंगे यानी 3000 10 जगह। नहीं भाई, ये तो ऐसे तिरछा वाला डिस्टेंस है ना। ईस्टिंग और नॉर्थिंग का मतलब होता है ये देखिए, ओरिजिन इधर है, पूरा इस तरह से पैरेलल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है कि नहीं, तो वो चाहिए। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस चाहिए दोस्तों, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट होगा? बस ये वाला डिस्टेंस मेरा मशीन फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, उसी से ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। यहां पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, है कि नहीं। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब देखिए यहां पर जो मैंने यहां पर लिखाया है, ठीक है, साइन कोस वाला जो यहां पर मैंने लिखाया था, ये देखिए हाइपोटेनियस एक में आ रहा है ना, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर। और किस में हाइपोटेनियस आ रहा है? कोस थीटा में। तो या तो आप कोस थीटा के माध्यम से निकालें या तो साइन थीटा के माध्यम से निकालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो एंगल हम ले रहे हैं यहां पर देखिए कहां गया, जैसे देखिए थीटा मेरा ये वाला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। अब जिसमें बेस आवे और हाइपोटेनियस आवे उसी हम फंक्शन को लेंगे। तो बेस किस में आ रहा है? कोस थीटा में, b/h। तो भाई इसी में हम पुट करेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? क्या जानते हैं? कोस थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। हमको थीटा पता है, कितना पता है? 30 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे कोस 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? b/h। अब b का वैल्यू तो हमको पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है। तो यहां क्या हो जाएगा? b का वैल्यू, ठीक है, b का b ही लिख देंगे। हाइपोटेनियस मेरा कितना है? ये हाइपोटेनियस 10 है तो 10 लिख देंगे। अब दोस्तों ये कोस 30 डिग्री का मान कितना है भाई? कोस 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है? √3/2। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर में क्या हो जाएगा? b/10। क्लियर। तो अब दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा? b बराबर में हो जाएगा √3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा? 10। जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी क्या आएगा? 5√3 आएगा। यानी कुल मिलाकर के 5 इंटू में √3 है। अब √3 का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। √3 का वैल्यू दोस्तों यहां पर जब हम निकालेंगे, कहाँ गया भाई कैलकुलेटर? √3 तो दोस्तों याद आता है 1.73, 1.732 इस तरह करके आता है। इसको गुना कर देंगे दोस्तों किससे? 5 से, तो ये बराबर में आ जाता है 8.660। यानी दशमलव के बाद अगर 3 अंक लेते हैं तो वो mm में बताता है, यानी कि 8 मीटर 660 mm। इसका मतलब दोस्तों ये जो ईस्टिंग में जो है ना, इतना मीटर का क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। यानी अब जो है ईस्टिंग तो मेरा यहां पर कितना था? 3000। अब ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, ये वाला बेस, ये बेस निकाल लिया, इतना आया है, तो ये वाला उसमें ऐड हो जाएगा। यानी 3000 और इधर 8, 3008 हो गया। 3008 पे दशमलव में कितना है? 660 है, 660 है। तो ईस्टिंग का वैल्यू दोस्तों इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो मशीन मेरा है, वो बताएगा कितना पता है? ईस्टिंग बताएगा इतना। और नॉर्थिंग भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? नॉर्थिंग। अब नॉर्थिंग निकालने के लिए भैया ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए, यहां से लेकर के अब यहां से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, ये वाला आपको डिस्टेंस चाहिए, है कि नहीं। तो ये वाला डिस्टेंस निकालिए या फिर ये वाला, बात बराबर है। तो भैया जब आपको ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये वाला निकाल सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं हम वैसे नहीं निकालेंगे, हम इसको भी एक ट्रायंगल मान लेंगे। ट्रायंगल मानेंगे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब कौन वाला एंगल? अब ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा।
ओके। और हमको ये वाला चाहिए तो यहां पर भी हम कॉस वाला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कॉस, क्योंकि एंगल जिससे सटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस यही कोस थीटा में आता है। तो चलिए उसको भी यहां पर हम ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यही आएगा दोस्तों, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोस की जगह पर केवल 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जगह कहाँ पर है भाई, कैसे बतावें हम आप लोग को, कहाँ बतावें, चलिए यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर मिटा देंगे, ठीक है। यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं। कोस केवल यहाँ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? b/h। तो b हमको निकालना है, ये वाला बेस निकालना है। अरे भाई अगर यहाँ पर थीटा एंगल है जिससे जुड़ा रहता है एंगल, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, वही बेस निकालना है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा? b/10। अब यहाँ 2 कम 2, 2 5 10, आप 5 गुना 1 से करेंगे तो 5 होगा, यानी b बराबर में कितना आ गया? 5। b का वैल्यू कितना आया? 5 आया। इसका मतलब दोस्तों इधर 5 यूनिट जो है शिफ्ट करेगा, यानी नॉर्थिंग अगर यहाँ पर 2000 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। क्लियर? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी ईस्टिंग और नॉर्थिंग हम निकाल दिए। इसी तरह से जेड यानी एलिवेशन वाला भी निकलता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो बस मशीन जो है इसी तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता है। और अगर मान के चलिए यहां पर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, ईस्टिंग नॉर्थिंग ये है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस हमको चाहिए, इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग ये है, तो भैया आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बता देगा मशीन। वहां पर सारा कुछ सेट है, समझे ना। तो मशीन भाई बनाया कौन है? इंसान बनाया है। तो उसमें जो जो हम इनपुट दिए वही ना करेगा। कोऑर्डिनेट निकालने वाला इनपुट दे दिया है एंगल, साथ में भाई ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, उसके माध्यम से कोऑर्डिनेट निकाल दे रहा है। अब 2 कोऑर्डिनेट है तो ये ईस्टिंग का मतलब x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, y का वैल्यू। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो जो मैंने बताया है फार्मूला आपको, उसके माध्यम से निकालिए। अगर z वाला वैल्यू यहाँ रहता है, यहाँ भी z वाला वैल्यू होता, 3 जब यहाँ पर 3D में रहता तो 3D वाला भी हम डिस्टेंस निकालने के लिए बताए हैं, उसके माध्यम से निकालिए, है नहीं। तो यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, एकदम छू मंतर वाला चीज है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा खेल एंगल का है, आप कहीं का भी जो है सो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर अब अगर इधर आते हैं, ठीक है, इधर को पॉइंट हम लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कितना एंगल बनेगा। अब वो एंगल के आधार पर जो है बस इसी के जैसा आपको फॉलो करना है, क्योंकि मशीन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे देगा, साथ में इस नॉर्थिंग में यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है ये भी आपको दे देगा। तो डिस्टेंस और एंगल 2 चीज आपको पता है तो फिर जो है दूसरा भुजा यानी कि यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी आप पता कर सकते हैं कि भाई यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर जा रहा है, यानी कि इस नॉर्थिंग में कहां पर कट कितना माइनस होगा नॉर्थिंग में वो तुरंत आपको मिल जाएगा। ईस्टिंग में कितना माइनस होगा वो तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ईस्टिंग में कितना माइनस होगा, यहां से परपेंडिकुलर हम यहां जाएंगे तो एक राइट एंगल यहां बन रहा है, एक राइट एंगल यहां पर बन रहा है। अब ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, एंगल आपको पता रहेगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, वो उसके माध्यम से इसी तरह से निकालना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अगर फिर से बताऊंगा फिर से 10-15 मिनट लग जाएगा तो झुटमुट का टाइम पास हो जाएगा। अगर आप सही ढंग से देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मशीन जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता है और डिस्टेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करता है। समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें भी कुछ चीजें अगर आपका कुछ कंफ्यूजन रहता है तो उसमें भी क्लियर करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा अगर इतना आप समझ लिए और आपको हर चीज अगर समझ में आ रहा है तो फिर टेंशन नहीं लेना है। मशीन इसी तरह से काम करता है, चाहे ETS हो चाहे फिर DGPS हो, काम करने में मजा आ जाएगा, केवल मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, ओके। यहाँ पर जो है आप जैसे हम कोस के माध्यम से निकाले हैं, आप टेन साइन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास फंक्शन है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है, लेकिन जो कोसेक है साइन का ही उल्टा है, सेक जो है कोस का उल्टा है, कोट जो है टेन का उल्टा है, तो वो सबको नहीं लेते हैं। इतने ही से मेरा काम चल जाता है और ये सब वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि
यहाँ पर जो भी हम मैनुअली काम किए हैं ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है फील्ड में, वो मशीन ही करेगा, वो पूरा सेटअप है, यही सब फार्मूला से क्या है पूरा वो सेटअप किया हुआ है, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा, केवल आपको माइंड में रखना है कि हाँ ये चीज हो रहा है। सही आ रही है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।